इस बुलेटिन में मिलता है आपको डबल डोज, जहां पर आपको योगासन भी बताते हैं ताकि आप फिट रहें और उसके साथ साथ में आपको खबरों से बाखबर भी करवाते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें कि देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। तो प्रिया और मैं आपको योगासन बताएंगे, साथ साथ में पलक और पूजा यहां पर आपको खबरें भी बताती रहेंगी और हम भी आपको खबरें बताते रहेंगे। उस बीच बुलेटिन की शुरुआत में, क्योंकि हमेशा हम एक आसन जरूर बताते हैं, तो अभी फिलहाल मैं आपको कोबरा पोज बताने वाली हूं, जिसे भुजंग आसन भी कहते हैं। इसके फायदों के बारे में अगर बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड अच्छी रहती है, शोल्डर्स और चेस्ट को ओपन अप करता है और भी कई सारे फायदे। और योग का जो सबसे मेन बेनिफिट होता है वो होता है मेंटल वेलनेस, जिसमें एक बड़ा योगदान योग देता है। तो प्रिया भी आपको एक आसन करके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कोबरा पोज करके दिखाऊंगी, जिसके लिए आपको इस तरीके से लेटना है और उसके बाद अपने पाम को अपनी चेस्ट के पास रख के ऊपर की ओर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना शुरुआत में आप स्ट्रेच करिए, धीरे धीरे स्ट्रेचिंग को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो साक्षी आपको बता रही कि कैसे आप ये आसन कर सकते हैं और इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेहतर होता है अगर आपको इस संबंधी कोई दिक्कत है। और हमने देखा कि एक वक्त पर कोरोना के दौर में कितना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन को लेकर के लोगों में दिक्कत भी हुई है, लेकिन आप अपनी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं तो आप ये भुजंगासन ज़रूर घर में बैठे ट्राई कर सकते हैं। और ये बहुत ईजी है, इसके लिए आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कुछ। जैसे कि साक्षी आपको बता रही है कि दोनों हाथों को आप आगे रखें और जैसे आप दोनों हाथों को आगे रखेंगे और पाँव को बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में आप पीछे रखेंगे और फिर आप अपने अपर बॉडी को आप ऐसे करके उठाएंगे तो आपको एक स्ट्रेच महसूस होगा और आप खुद महसूस करेंगे और एकदम से आपको ये महसूस होगा कि वहाँ पर कुछ खिंचावट जो है वो महसूस हो रही है। दरअसल ये प्रेशर है और ये ब्लड सर्कुलेशन है और इसके लिए आपको इससे आपकी जो बॉडी है उससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इसके अलावा मैं आपको बताने वाली हूँ काउ फेस पोज। इसके लिए आपको अपने पहले जो राइट हैंड साइड में जो ये है पाँव है उसको आगे करना है और पीछे इसको पीछे की तरफ डायरेक्शन को करना है दूसरे पाँव को, और इसके बाद फिर आपको इस तरीके से आगे कर लेना है। इससे आप एक खिंचावट भी महसूस करेंगे और अगर आप ऐसा कर रहे हैं जब, तो फिर आपको यहाँ पर भी एक प्रेशर पड़ेगा और जब यहाँ पर ऐसे होगा तो आपका जो शरीर है, क्योंकि जब हम बात करते हैं अपनी बॉडी की तो कई मरतबा हम देखते हैं कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपनी बॉडी पर ध्यान देना भूल जाते हैं और इसी की वजह से हमारी जो तमाम जो बोन्स हैं, हमारे जो मसल्स हैं, वो एक तरीके से बिल्कुल फ्रीज़ हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप एकदम से एक्सरसाइज करते हैं तो आपको वहाँ पर पेन महसूस होता है, लेकिन इससे आप अपनी मांसपेशियों को खोल सकते हैं, जो कि मैं और साक्षी आपको बता रहे हैं। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें लिखा हुआ कि पहले लोग अपनी सेहत को दरकिनार करके पैसा कमाते हैं, फिर उसी पैसे से सेहत बनाने की कोशिश करते हैं और फिर आखिर में अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए उसी पैसे का इस्तेमाल करते हैं। तो बेहतर है कि वक्त रहते ही अपने शरीर से प्यार कीजिए, क्योंकि ये कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, इसीलिए हमेशा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको डबल डोज मिलता है, तो खबर के साथ साथ आपको यहाँ सेहत भी मिलती है। बड़ी खबर का रुख करते हैं, गृहमंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा है आज। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की विशाल रैली है। बंगाल में बीजेपी की कोलकाता चलो रैली, गृहमंत्री अमित शाह रैली को करेंगे संबोधित। ये बड़ी खबर है। पुलिस ने रैली की इजाजत नहीं दी थी, फिर हाई कोर्ट ने मंजूरी दी। दोपहर 1:15 बजे कोलकाता पहुंचेंगे गृहमंत्री अमित शाह। देखिए, आपको याद होगा पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव खूब डेंट करने की कोशिश की गई थी। हालांकि उसके बाद विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई, लेकिन हाँ, काफी डेंट किया, अच्छा परफॉर्मेंस रहा। उसके बाद में लोकसभा चुनाव में भी अच्छे खासी परफॉर्मेंस रही। देखिए, दूसरी बात अगर अभी करें तो फिर से डेंट करना शुरू करने की कोशिशें हो चुकी हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि गृहमंत्री अमित शाह एक बार फिर से पहुंच रहे हैं और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को फिर से घेरते हुए नजर आएंगे। पलक बिल्कुल पूजा, आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, आपको बताएं 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। तो ये बड़ी जानकारी है। 42,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश होगा। बजट के जरिए विकास को धार देने का काम अब योगी सरकार करेगी। विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरने की भी पूरी रणनीति बना ली है। तो बजट के जरिए विकास को धार देने की पूरी कोशिश योगी सरकार की, लेकिन इसी बीच बीजेपी सरकार को घेरने की भी विपक्ष की पूरी रणनीति तैयार है। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और जिसमें अनुपूरक बजट आज पेश होना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, और अब बात होगी लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की इस बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की देखिए बैठक की बात करें तो 27 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें हमें बताया आपको कि 25 पर मंजूरी मिल चुकी है, प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। कैबिनेट की बैठक रही और क्योंकि आप जान भी रहे हैं कि यूपी में विधानसभा का सत्र भी होगा जिसमें अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और उससे पहले कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से यूपी कैबिनेट की बैठक हुई
और कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उसके बाद में ये प्रस्ताव पास भी हुए। तो ये खबर उत्तर प्रदेश से। देखिए, लगातार आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले काफ़ी दिनों से अगर देखें तो एक तो राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर तेज़ी से आगे बढ़ा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि तारीख तय हो चुकी है और अब इसके अलावा भी कई अहम फैसले जो कि लिए गए हैं और 25 जो प्रस्ताव है उन पर मुहर भी लगी है। पलक, बिल्कुल पूजा, आगे बढ़ेंगे। अगली खबर महाराष्ट्र की है। आज से 2 दिसंबर तक महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज मुंबई के लोनावला में कार्यक्रम में शिरकत करने वाली हैं। एनडीए, आपको बता दें, खड़गवासला में डिनर में भी शिरकत करेंगी। 30 नवंबर को एनडीए की 145वीं पासिंग परेड में शामिल भी होने वाली हैं। 5वीं बटालियन की इमारत की आधारशिला भी यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रखती हुई नजर आएंगी। 1 दिसंबर को पुणे में एएफएमसी को प्रेसिडेंट कलर देंगी राष्ट्रपति। इसके अलावा कंप्यूटेशनल मेडिसिन के लिए भी प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। नागपुर के प्लेटिनम जुबली का भी उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और 2 दिसंबर को नागपुर में 111वें दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगी। नागपुर विश्वविद्यालय के 111वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगी। तो ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है। मुंबई में लोनावला के कार्यक्रम में भी शिरकत करने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आज से 2 दिसंबर तक का ये दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का महाराष्ट्र का। और देखिए, ये तो हो गई राष्ट्रपति से जुड़ी खबर, महाराष्ट्र से जुड़ी खबर। इसके साथ में अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बड़ा फैसला सामने आया है। सीएम मनोहर लाल ने प्रिंसिपल की बर्खास्तगी को मंजूरी दे दी है। जींद के उचाना में सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल बर्खास्त कर दिया गया। अब काले शीशे वाले रूम में छात्राओं के साथ में छेड़खानी करता था और उसके ऊपर कड़ा रुख अपनाते हुए हरियाणा सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है और ये कड़े निर्देश यहाँ पर सीएम के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। 2016 के गैर कानूनी विधानसभा दंगा से जुड़ी हुई खबर है, जिसको लेकर के तमाम जो न्यूज़ पेपर्स हैं उसने तरजीह दी है। जिग्नेश मेवाणी सहित 6 अन्य को बरी किया गया। गुजरात की अदालत ने ये फैसला सुनाया जब से खबर सामने आई थी और उसके बाद से ही पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर चला। लेकिन इसके बाद गुजरात की अदालत का एक बड़ा फैसला, क्योंकि इन सभी आरोपियों को जो जानकारी सामने आ रही है वो बरी कर दिया गया है। ट्रायल का लंबा दौर चला, लेकिन इस पूरे मामले में तमाम जो पक्ष हैं वो रखे गए दोनों तरफ से और इसके बाद कोर्ट ने ये फैसला लिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात 2020 दिल्ली दंगों से जुड़ा मामला और उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। देखिए, सबको याद है दिल्ली के दंगे और दिल्ली के दंगों के बाद जांच प्रक्रिया पूरी हुई, चार्जशीट दायर हुई और अब आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। बड़ी खबर है, उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। 2020 का दिल्ली दंगों से जुड़ा ये मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। और भी खबरें जिनका रुख कर लेते हैं पहले। बिल्कुल पूजा, आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर हम बताएंगे। नौकरी के बदले जमीन घोटाले का ये मामला है और इस मामले पर राज रेवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। लालू एंड फैमिली के खिलाफ इसमें सुनवाई होने वाली है। आरोप तय करने को लेकर सुनवाई होगी। हालांकि इस पूरे मामले में इसके पहले भी कई बार सुनवाई हो चुकी है और आज फिर सुनवाई होने वाली है। जमीन के बदले, माफ कीजिएगा, नौकरी के बदले जमीन घोटाले का ये पूरा मामला और इस पूरे मामले में आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और इसके साथ में एक सवाल के साथ में आपको खबर बताते हैं कि क्या आपके पास एक ही आईएएस है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह सवाल खड़ा किया गया है। दिल्ली के मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने पर यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खड़ा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सवाल किया है। आप जानकारी दे दें कि यह सवाल खड़ा किया गया, केंद्र सरकार चाहती है कि मुख्य सचिव का सेवा विस्तार, दिल्ली सरकार विरोध यहां पर कर रही है। इसके अलावा किसी की भी करे नियुक्ति दिल्ली सरकार। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति का ये पूरा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होने वाली है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। अब देखना होगा कि सर्वोच्च अदालत का रुख इस पूरे मामले में क्या कुछ सामने होता है। दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति का मामला और इसमें तमाम जो दलीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में रखी गई हैं और आज है सुनवाई का दिन। पूजा, और देखिए, जिस खबर का जिक्र हो रहा है, मेरे पास दैनिक जागरण है। सीएस को सेवा विस्तार देने का आधार बताए केंद्र। ये खबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके पास क्या सिर्फ एक ही ऑफिसर हैं, आपके पास अधिकारी नहीं बचते हैं कि आपको सिर्फ उन्हीं पर टिके रहना है। आगे बढ़ते, दिल्ली के मुख्य सचिव मामले में तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई ही, आपने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि आप एक नाम पर क्यों अटक गए हैं। 30 नवंबर को रिटायर होने वाले मुख्य सचिव नरेश कुमार को सेवा विस्तार देना चाहती है केंद्र सरकार फैसले पर दिल्ली सरकार को आपत्ति है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानपति के कार्य करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज है। महिला ग्राम प्रधान का रबर स्टैंप होना, नामांकन के समय हलफनामा ले निर्वाचन आयोग। प्रधानपति पर लगा 10,000 रुपए का जुर्माना, अमर उजाला की खबर है।
और देखिए ये आमतौर पर होता है, आप जान रहे हैं कि रिजर्वेशन के तहत में महिलाओं को सक्रिय राजनीति में उतारने के लिए ये रिजर्वेशन किया गया, लेकिन अपने घर पर सत्ता रखने के लिए लोगों ने महिलाओं को चुनाव में उतारा तो सही, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं दी। कई दफा ऐसे मामले सामने आए जहां पर पंच सरपंच हो, प्रधान हो, उनकी जगह पर महिलाएं अगर वहां पर चुनी गई है तो उनकी जगह पर उनके पति या फिर उनके घर के कोई और पुरुष उनकी जिम्मेदारी को संभाल रहे होते हैं। अब इसी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की नाराजगी, और उन्होंने इसको लेकर कहा कि महिला ग्राम प्रधान का रबर स्टैंप नामांकन के समय ही हलफनामा लिया जाए कि अगर आप चुने जा रहे हैं तो काम भी आप ही करेंगे, जिम्मेदारी भी आप ही करेंगे। और इसको सुनिश्चित करने को लेकर आपको याद होगा कि कई दफा प्रयास किए जाते हैं, लेकिन एक हकीकत ये है कि अभी भी ये जो एक कल्चर है वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आता। पलक बिल्कुल पूजा, आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर हम बताएंगे दर्शकों को। गायों पर होंगे विश्व स्तरीय शोध कार्य। संघ प्रमुख ने बताई है गौवंश की महत्ता, पर्यावरण संकट का उपाय गौपालन है। मोहन भागवत की तरफ से ये कहा गया है। उन्होंने कहा है इससे प्रकृति को बचाया जा सकता है। अमर उजाला और दैनिक भास्कर, इन दोनों ही न्यूज़पेपर्स में इस खबर का जिक्र है। मोहन भागवत यहाँ पर कहते हुए नजर आए कि गाय पर अब विश्व स्तरीय शोध करने की जरूरत है। उन्होंने जो भी गौवंश है उसकी महत्ता बताई है। उन्होंने ये भी कहा है कि पर्यावरण संकट का उपाय गौपालन है। हालांकि भारत में तो गाय माता को पूजते भी हैं, गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, और ऐसे में ये भी कहा गया है कि इससे प्रकृति को भी बचाया जा सकता है। बिल्कुल, और इसी के साथ में अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रीय चुनाव आयोग से अब शिकायत कर दी है। अब क्या शिकायत है? मध्य प्रदेश के बालाघाट मामले में कांग्रेस के द्वारा शिकायत की गई है। इसके साथ साथ में आपको यह भी बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद पहुंचे चुनाव आयोग और गुरदीप सिंह सप्पल भी चुनाव आयोग पहुंचे शिकायत करने के लिए। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पोस्टल बैलेट के साथ में छेड़छाड़ का पूरा मामला था। रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा ये बड़ी बात कही गई और इसी के साथ में यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई गई। और अब बात मणिपुर की, मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार हो, ये मांग दरअसल वहाँ पर की जा रही है। और मणिपुर में जिस तरीके से रिजर्वेशन को लेकर के हालात गरमाया वो हमने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर तक का वक्त दिया है। लाशों के चलते हिंसा भड़कने नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शवों को अनिश्चितकाल के लिए मॉर्चरी में नहीं रखा जा सकता। प्रक्रिया में उन 88 लोगों के शव भी शामिल होंगे जिन शवों की पहचान हुई, उनका अंतिम संस्कार हो, ये कहा गया है सर्वोच्च अदालत की तरफ से। क्योंकि इस पूरे मामले में आपने देखा कि कई सारे वीडियोज थे जो कि वायरल हुए। वहाँ पर अभी भी बहुत सारे प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी कभी कभी सामने आती है रह करके। उसके बाद सर्वोच्च अदालत में जो पूरा मामला पहुँचता है जिसमें ये बात कही जाती है कि जिन लोगों ने जान गंवाई उनका अंतिम संस्कार हो, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बातें कही गई हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी का प्रयोग न्याय तक समान पहुंच में बाधा। द्रौपदी मुर्मू ने यह बात कही नालसा की ओर से आयोजित सम्मेलन में शामिल हुए। और सीजीआई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों ही समानता न सिर्फ न्याय की बुनियाद, उसकी जरूरी शर्त है। ग्रामीण क्षेत्रों, सामाजिक रूप से वंचित लोगों के बीच में जागरूकता अभियान शुरू करने की आवश्यकता है। द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर कहा जल्दी शुरू होना चाहिए कानूनी सहायता अधिकार। सीजीआई ने इस मौके पर यह बात कही। कानूनी सहायता तक आसान पहुंच में तकनीक भूमिका, अदालती प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए तकनीक का प्रयोग। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का स्टेटमेंट, क्षेत्रीय भाषाओं में फैसले उपलब्ध कराना एक सार्थक कदम है। तीनों का ही अपना अपना ये वक्तव्य रहा। पलक बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर हम बताएंगे। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का ये मामला है। सर्वे रिपोर्ट सौंपने को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। एएसआई ने कोर्ट से 3 और हफ्ते का समय इसमें मांगा है। तो ये बड़ी जानकारी है ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे से जुड़ी हुई, जिसमें सर्वे रिपोर्ट सौंपने को लेकर आज सुनवाई होनी है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि कृष्णा नदी जल विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज अपनी सुनवाई करने जा रहा है। इससे पहले अगर बात करें तो कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी इसकी मामले पर जल्द निपटारा करें और इसी बात की मांग की थी। फिलहाल आज क्या कुछ सुनवाई होती है इसके ऊपर नजरें लगातार प्रिया हमारी बनी हुई है। बिल्कुल, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के 4 फैसले आए और चारों फैसले बेहद अहम थे। वो फैसले क्या क्या हैं वो आप एक बार समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध की मांग को गलत माना है क्योंकि एक याचिका दायर की गई थी जिसमें मांग की गई इतने संघर्ष न बने। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। विचार करने के इच्छुक नहीं, दबाव न बनाए, ये सर्वोच्च अदालत ने कहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार पर लगे जुर्माने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। एनजीटी ने दरअसल 12,000 करोड़ का जुर्माना लगाया था। तमिलनाडु के मंत्री बालाजी को जमानत से इंकार इस दौरान किया गया क्योंकि अलग अलग मामले हैं। लोक सेवकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया। अमर उजाला के हवाले से एक खबर है और इसको तमाम न्यूज़पेपर्स ने भी जगह दी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मुझे आज प्रदेश के उन वरिष्ठ नागरिकों से बात करने का अवसर मिला है जिन्होंने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते
का पात्र होते हुए भी उसे लेने से इनकार कर दिया ताकि उस पैसे का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए किया जा सके। उन्होंने कहा कि आपके त्याग से जिस धन की बचत हुई है उसे अन्य जरूरतमंद लोगों की मदद पर खर्च किया जाएगा। आपको दिखाते से जुड़ी हुई पूरी रिपोर्ट। सीएम वृद्धावस्था पेंशन योजना, सीएम का लाभार्थियों से संवाद, लोगों की मुख्यमंत्री ने की तारीफ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता न लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1 जनवरी 2024 से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की घोषणा की है। 60 साल की आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों ने सहमति से पेंशन लेने से मना किया। उनकी 40,000 संख्या है। मुख्यमंत्री ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता न लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों से कहा कि वृद्धावस्था पेंशन को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रोएक्टिव मोड में करने के बाद 60 साल की आयु के पात्र लोगों से उनकी पेंशन शुरू करने के लिए सहमति देने बारे संपर्क किया गया, तो अब तक 40,000 वरिष्ठ नागरिकों ने पेंशन लेने से मना कर दिया है, जो सेवा एवं त्याग की भावना को दर्शाता है। लगभग प्रदेश में 40,000 ऐसे बंधु हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना काम अपने आप चला लेंगे, व्यवस्था हमारे पास है, इसलिए हम इस पैसे को नहीं लेना चाहते। जैसे अभी हम जानते हैं कि 2750 रुपया प्रति मास ऐसे बुजुर्ग भाइयों बहनों को मिलता है जिनकी आयु 60 वर्ष के ऊपर होती है और जिनकी पति पत्नी की आय 3 लाख रुपया या इससे कम होती है। और जैसा अगले महीने से अर्थात जनवरी से ये राशि 2750 के बजाय और 3,000 रुपया महीना होने वाली है। लेकिन हमने एक त्याग का समर्पण का भाव दिखा करके समाज की सेवा का ध्यान रखते हुए और इस पैसे का जो है सरकार के ऊपर कोई एक्सचेकर के ऊपर वजन न पड़े, तो ये हमने अपना त्याग भाव दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पतालों में सीनियर सिटीजन कॉर्नर बनाए गए। बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो अस्पताल जाता है। आमतौर पर अस्पतालों में भीड़ रहती है और बुजुर्ग को लाइन में लगकर पर्ची बनवानी पड़ती है। सीनियर सिटीजन कॉर्नर में पर्ची बनवाने से लेकर दवाई दिलाने तक का काम किया जाता है। मुख्यमंत्री ने संवाद के दौरान कहा, बजट में 80 वर्ष से ज्यादा आयु के बुजुर्गों के लिए प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की थी। परिवार पहचान पत्र के डेटा से पता चला है कि प्रदेश में 80 साल से ज्यादा आयु के 3,30,000 बुजुर्ग हैं। इनमें से तो 3600 बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं। योजना के तहत बुजुर्गों का हाल जानेंगे कर्मचारी। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से इन बुजुर्गों से मिलेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। किसी बुजुर्ग को मदद की जरूरत होगी तो संबंधित सरकारी विभाग के माध्यम से उनको मदद पहुंचाई जाएगी। जिनको कोई शारीरिक तौर पर कई बार कष्ट हो जाता है, आयु का प्रभाव होता है, अपना काम स्वयं वो नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों की सहायता ये भरपूर होनी चाहिए। तो उस नाते से भी हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं कि प्रदेश में ऐसे लोग जिनकी आय 60 वर्ष से ऊपर है उनकी देखभाल करें। तो इस प्रहरी योजना के अंतर्गत उनके जिम्मे लगाया है कि ऐसे सब परिवारों के घरों में वो जाएं और विशेष तौर पर जिनकी आयु 80 वर्ष या इससे ऊपर हो गई है, 80 वर्ष से ऊपर के आयु के ऐसे लगभग 3,30,000 बुजुर्ग हरियाणा प्रांत में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अकेले रह रहे बुजुर्गों की देखभाल वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना के तहत सेवा आश्रमों में करेगी। रेवाड़ी में एक ऐसा आश्रम खोला जा चुका है, एक अन्य करनाल में निर्माणाधीन है। इसके अलावा 14 जिलों में इनके लिए भूमि की पहचान कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिक की सेवा के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा पानीपत, अंबाला, पंचकुला में ओल्ड एज होम चलाए जा रहे हैं। पंचकुला में श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा भी ओल्ड एज होम चलाया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में 13 जिलों में, जिनमें भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पंचकुला, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा, यमुनानगर, झज्जर और बहादुरगढ़ शामिल है। ओल्ड एज होम मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला का ये अलग से चलता है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए इनकी संख्या और बढ़ाने की भी आवश्यकता है। कई जगह पर डे केयर सेंटर भी चलते हैं, अर्थात सुबह से लेकर सायंकाल तक बुजुर्ग वहां जाके बैठते हैं, अपने ठीक से समय को पास करते हैं। उनको अध्ययन करने के लिए पुस्तकें आदि, अखबार आदि भी मिलता है और वहां उनके लिए चिकित्सा के नाते से भी एक डॉक्टर भी कभी कभी वहां पहुंचता है ताकि उनके शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षण जो है वो हो सके।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुजुर्गों तक राहत पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चलाई है और अब प्रहरी योजना से बुजुर्गों तक और मदद पहुंचाई जाएगी। ये विशेषकर उन मजदूरों के लिए लाभकारी होने वाली है जो अकेले रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश के युवा और बुजुर्गों का पूरा ख्याल रखते हैं और उन तक राहत पहुँचाने के लिए कई योजनाएं फिलहाल चला रहे हैं। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।